हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का ये जो एपिसोड है वो टोटली गेम चेंजर होने वाला है, इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से ओल्ड मैंग ने यहाँ अपनी डिसाइपल सिया का बदला लेने के लिए ब्लडी बैटल गैंग के डिप्टी लीडर लॉन्ग ज़ायतियान पे और उसके ग्रैंडसन पे हमला कर देता है। तो बचाने के लिए तो यहाँ पे ब्लडी बैटल गैंग के वो जो सिख लीडर होते हैं वो सामने तो आते हैं, लेकिन यहाँ ओल्ड मैंग ने किसी को भी ना छोड़ने की जिद पकड़ ली होती है। उसने उन्हें साफ साफ वार्निंग दी होती है कि जो भी इस लॉन्ग ज़ायतियान का साथ देगा वो भी उनके साथ ही मारा जाएगा, और इन पे अटैक करने के लिए वो अपने सबसे पावरफुल वज्रा पाम हैंड का यूज करता है। उस अटैक का प्रेशर इतना ही ज्यादा भयानक होता है कि उस ब्लडी बैटल गैंग की माइनिंग एरिया के समेत आसपास के इलाकों में लगता है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। मैंग ने जो वहाँ पे अटैक किया था, इसके कारण वहाँ उस माइनिंग एरिया में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अंदर से दो स्पिरिचुअल बीस्ट्स की सोल बाहर निकलती हैं। उन सोल बीस्ट के दिखते ही ओल्ड मैंग समझ जाता है कि ये जगह तो एक्चुअल में एक हेरिटेज केव है, कि हेवन से टूटा हुआ एक हिस्सा कई साल पहले इस जमीन के अंदरूनी भाग में छिपा हुआ था। आज जब ओल्ड मैंग ने उसी जगह पे अटैक किया है तो वो हेरिटेज केव अब सबके सामने यहाँ पे अपीयर होता है। अब उस लेजेंडरी इनहेरिटेंस केव को देखने के लिए वहाँ पे ये तीनों सेक्ट की भीड़ उमड़ पड़ती है। सबसे ज्यादा सरप्राइज वो ब्लडी बैटल गैंग का लीडर होमैन होता है। वो यहाँ ये सोच करके दंग रह जाता है कि इतने सालों से ये जगह उसी की ही माइनिंग एरिया के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन आज तक वो इस चीज को डिस्कवर नहीं कर पाया। लेकिन आज जब लिंगशॉ पैविलियन के इस बुढ़े ने इस जगह पे अटैक किया है तो हो सकता है कि ये लोग अब इस जगह पे अपना अधिकार जमाएंगे, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जगह उसकी है, इसीलिए इस जगह पे ये जो इनहेरिटेंस केव निकला है यहाँ के सारे ट्रेजर सिर्फ उसी की ही गैंग के होंगे। अब इनहेरिटेंस केव के उजागर होने के बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पॉपुलर सेक्ट्स जो होते हैं, जिनमें एक लिंगशॉ पैविलियन और दूसरा फेंग्यू टावर सेक्ट जो होता है, सेक्ट्स के एल्डर के साथ साथ जितने भी डिसाइपल्स उस सेक्ट्स के होते हैं सभी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अभी दूसरी तरफ वो ब्लडी बैटल गैंग का जो लीडर यही सोच रहा होता है कि सारा खजाना उसका होगा, में ही दूसरे सेक्ट के एल्डर्स वहाँ पे धमक पड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ी चिंता में आ जाता है। कि वो ब्लडी बैटल गैंग का लीडर उन दोनों से कहता है कि ये जो इनहेरिटेंस केव है उनकी माइनिंग एरिया में लोकेट हुआ है, ये इसके अंदर से सारे निकलने वाले ट्रेजर्स उसके हैं, तो तुम दूसरे सेक्ट वाले अनइनवाइटेड यहाँ पे क्यों आधम के हो। इस पे फेंग्यू टावर सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होता है उस होमन से कहता है कि हम दोनों सेक्ट पिछले 100 सालों से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो इतना बड़ा खजाना अगर तुमने डिस्कवर किया है तो इसे अकेले चखने की सोचना भी मत, और इतनी बड़ी घटना मेरे इतने नजदीक हुई है तो मेरा आना बनता है। लेकिन तभी लिंगशॉ पैविलियन का जो सिख लीडर होता है वो उस होमैन को कुछ और ही जवाब देता है। वो उससे कहता है कि हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रेंज फिनोमिना इतने 100 सालों के बाद एक बार होता है जिसमें ड्रैगन और फीनिक्स की सोल एक साथ ही अपीयर होते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेजर्स का खजाना, लेकिन इसे पाना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हारी यहाँ पे मदद के लिए आए हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सपोर्ट होगा हमारे लिए खतरा उतना ही कम होगा। तुम अपनी अकेले की स्ट्रेंथ से इसके खतरों को फाइट नहीं कर पाओगे। यहाँ इन तीनों में सबसे ज्यादा समझदार यही सेक्ट होता है। तो वो उन दोनों पार्टी से कहता है कि आपस में झगड़ने के बजाय बेहतर यही होगा कि हम बैठ करके डिस्कस कर ले, इस तरह से इस इनहेरिटेंस केव के सारे खजानों को आपस में बांटा जाए। क्यों ना हम सभी अपने तीनों सेक्ट की ताकतों को साथ में मिला लें, ताकि इसके अंदर पाया जाने वाला एक भी ट्रेजर हमसे ना छूट पाए। लेकिन वो जो ग्रैंड मास्टर होमैन होता है वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी किस्म का बंदा होता है। उन दोनों से कहता है कि हमारे ही ब्लडी बैटल गैंग ने इस पूरे माइनिंग एरिया को बैन किया है, इसलिए हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी इन ट्रेजर्स को हाथ नहीं लगा सकता। कि इतने में ही इन सब की बातों को गौर से ओल्ड मैंग ऊपर से ही सुन रहा होता है, और वो उनसे कहता है कि ये जो इनहेरिटेंस केव अभी तुम अपने सामने जो देख रहे हो ये मेरे ही अटैक के प्रेशर के कारण रिलीज हुआ है, इसीलिए लिंगशॉ पैविलियन ने जो तुम्हें यहाँ पे राय दी है तुम्हें उसी को ही फॉलो करना होगा, वरना जानते हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। बेटर यही होगा कि तीनों साथ मिलकर के यहाँ पे काम करते हैं। अब आगे ये जो तीनों सेक्ट होते हैं इनके डिसाइपल्स में आपस में खुसुर फुसुर चलने लगती है। इनके बीच बस यही डिस्कशन चल रही होती है कि इस इनहेरिटेंस केव के अंदर कौन से डिसाइपल्स जाएंगे, क्योंकि इन सेक्ट्स के जो एल्डर्स होते हैं यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर किस सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स को भेजा जाए।
इसलिए अब उस केव के अंदर कौन जाएगा, यही डिस्कशन चारों तरफ फैल जाती है। अब उस केव के अंदर कैसी सिचुएशन है ये जानने के लिए यहाँ पे लिंगशॉ पेविलियन के सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल सुयान को अंदर भेजा जाता है। आगे सुयान के अलावा भी उन 2 सेक्ट्स के जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स होते हैं उन्हें भी अंदर भेजा जाता है। वे वहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करके ले आते हैं और एल्डर्स को बता दिया जाता है कि उस केव के अंदर ऐसे कौन से खतरे मौजूद हैं। आगे यहाँ वो गुसर फुसर जो चल रही होती है, एल्डर्स सभी को शांत करवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन तीनों सेक्ट्स के एल्डर्स ने ये मिल करके डिसीजन लिया है कि इस इनहेरिटेंस केव के अंदर जो पाए जाने वाले ट्रेजर्स हैं वो तीनों सेक्ट्स आपस में मिल करके बांटेंगे। आगे वो बताते हैं कि हमने अपने अपने सेक्ट से कुछ खास डिसाइपल्स को चूज किया है कि इस केव के अंदर जाएंगे तो तुम सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस इनहेरिटेंस केव के अंदर तुम्हें बहुत सारे मैजिकल पिल्स के साथ साथ मार्शल आर्ट स्किल्स और जीनियस ट्रेजर्स भी मिलेंगे। लेकिन इन सब से ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होगी जो कि लॉर्ड ऑफ द केव हेवन का वो इनहेरिटेंस होगा। उस इनहेरिटेंस को ही छुपाने के लिए स्वर्ग से काफी दूर इस जमीन के अंदर इस जगह को छुपाया गया था। लॉर्ड ऑफ हेवन का जिसे भी वो इनहेरिटेंस मिलेगा तो समझो कि बम्पर प्राइज मिल गया। बाकी एल्डर उन्हें बताते हैं कि लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सुयान ने अंदर जाके जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक जगह जगह पे वहाँ पे हिडन रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। हर एक कदम तुम्हें फूक के रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है और अंदर सिर्फ वही डिसाइपल्स ही इंटर कर सकते हैं जो कि अपने कायुआन रल्म में है, इनकी भी उम्र 30 साल से अबव है और जो अपने शेन्यू रल्म में है उन्हें इस केव के अंदर जाने के लिए कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन लोगों को भी इस केव के अंदर जाना है उसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए जिसमें लाइफ और डेथ का भी खतरा आ सकता है। इसीलिए वहाँ पे तुम्हें पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ पे ही डिपेंडेंट होना होगा। तुम उस केव के अंदर मर भी सकती हो। इस खतरे को जानते हुए ही को ये फैसला लेना है कि उसे अंदर जाना है या नहीं। अब यहाँ पे यांग काई ने तो सोच लिया होता है जितना ज्यादा बड़ा खतरा होगा जाहिर सी बात है वो जो ट्रेजर्स होंगे वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए वो तो किसी भी हाल में इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। अब आगे एल्डर के यहाँ पूछने पर कि कौन कौन इसके अंदर जाने के लिए तैयार है वो सामने आए। सबसे पहले सामने आने वाला वही डिसाइपल रिंग जी होता है जो कि ये कहते हुए जाने के लिए तैयार हो जाता है कि चाहे इसमें कितना भी डेंजर क्यों ना हो, मैं उन ट्रेजर्स को पाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ। अब आगे जो डिसाइपल्स अंदर जाने वाले होते हैं एल्डर्स उनके साथ अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं इसके बारे में डिटेल यहाँ डिस्कशन करने लगते हैं। इस बीच हमें यहाँ फेंगयू टावर सेक्ट के एल्डर को दिखाया जाता है। ब्लडी बैटल गैंग के लीडर होमैन से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम राजी हो गए हमारे साथ इस ट्रेजर को शेयर करने के लिए, जबकि ये जो ट्रेजर है तुम्हारे माइनिंग एरिया में लोकेट हुआ है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हारे डिसाइपल्स ही अंदर जाएंगे और उसके 3 घंटे के बाद ही हमारे यानी फेंगयू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ साथ लिंगशॉ पेविलियन के भी डिसाइपल्स अंदर इंटर करेंगे। इस पे होमैन उसे कहता है कि वाह वाह तुम तो बहुत ही चालाक हो, ये जानते हुए भी कि अंदर कितना ज्यादा बड़ा खतरा है और जगह जगह पे हिडन रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तुम यही चाहते हो कि सबसे पहले मेरे डिसाइपल्स जाएं और जाते ही मर जाएं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस खतरे से हम यहाँ पीछे हट जाएंगे? हालांकि जो इस केव के अंदर पहले जाएगा उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स हासिल करने की ज्यादा है और हम ब्लडी बैटल गैंग वाले किसी भी खतरे से नहीं डरते, इसलिए कोई भी खतरा हमें यहाँ पे उन ट्रेजर्स को लेने के लिए नहीं रोक सकता। आगे यहाँ उनके एल्डर के ऑर्डर देते ही उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो कूद पड़ते हैं उस केव के अंदर। और दूसरी तरफ लिंगशॉ पेविलियन सेक्ट के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो अभी भी अपने डिसाइपल्स को यही समझा रहे होते हैं कि केव के अंदर जाते ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जैसे ही अपने कोई साथी दिखे तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन याद रखना दूसरे सेक्ट के डिसाइपल्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अब आगे हम यहाँ पे यांग काई की फ्रेंड मियार को भी देखते हैं। उस ब्लडी बैटल गैंग के सिख लीडर हुमैन की बेटी है, वो भी उस केव के अंदर एंट्री लेती है। तभी यांग काई जो होता है उसकी नजर यहाँ सिया पे पड़ती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि काश हम दोनों भी उस केव के अंदर साथ में ही जाएं। यहाँ पे सिया के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सुमो का ये सुन के सरप्राइज रह जाता है कि ये अब तक मुझे जीजू क्यों बुला रहा है, मेरा इसकी बहन के साथ कोई टाका नहीं भिड़ा। यहाँ यांग काई उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे जीजू क्यों कह रहे हो। यहाँ सुमो उसे कहता है कि ऑब्वियस ही बात है, मेरी बहन ने सबके सामने तुम्हें जो प्रपोज किया है उस हिसाब से तुम मेरे तो जीजू ही हुए। उम्मीद करता हूँ कि उस केव के अंदर तुम्हें मेरी सिस्टर सुयान मिलेगी जो कि तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन जंगल में उस केस के बाद यहाँ पे जो यांग काई होता है उसका पूरा ध्यान तो सिया पे ही होता है।
अब आगे काफी रात बीत चुकी होती है, 3 घंटे का टाइम बीत जाता है और लिंगशॉ पैविलियन सेक्ट और फेंगजू टावर सेक्ट की बारी आ जाती है। बिल्डर्स भी उस केव के अंदर अपने अपने डिसाइपल्स को जाने का ऑर्डर दे देते हैं। उन सारे डिसाइपल्स के बीच यांग काई भी उस केव के अंदर एंट्री लेता है। अब यांग काई के अंदर जाते ही हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उस केव के अंदर ऐसा क्या है। वो होल बाहर से तो उतना बड़ा नहीं लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही यांग काई उसके अंदर एंट्री लेता है, अंदर तो एक बहुत ही बड़ी सी अलग ही दुनिया थी। वो वर्ल्ड इतना ज्यादा वास्ट होता है कि सारे डिसाइपल्स अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ पे यांग काई अब अकेला ही नीचे उतरता है और उसे जमीन में अलग ही तरह के यांग एनर्जी वाले स्टोन्स दिखते हैं। फिलहाल के लिए इन स्टोन्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। पहले इस पूरी जगह का वो मुआयना करना चाहता था, उसके बाद ही फैसला लेगा कि क्या ट्रेजर्स है और क्या उसके लिए खतरा हो सकता है। कुछ दूर जाते ही उसे अपने ही सेक्ट का एक और डिसाइपल दिखता है, जो कि अपना परिचय यहाँ पे यांग काई को देता है। वो बंदा बताता है कि उसका नाम योंग है और वो उसी के ही सेक्ट के एरोडायनामिक रिल्म का 4th लेवल का डिसाइपल है। यहाँ पे यांग काई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ये बताते हुए कि वो एक 7 लेवल का कायुआन रिल्म का डिसाइपल है। कि तभी वहाँ पे एक लड़की भी आती है, वो दूसरे सेक्ट की डिसाइपल होती है। इसका नाम शुआंगी है, जो कि फेंगयू टावर सेक्ट की एक डिसाइपल है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो एक 6 लेवल की कल्टीवेटर है। हाँ, यांग काई उसकी ऑरा को देख करके समझ जाता है कि हालांकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है, लेकिन इसकी जो स्किल्स है वो मुझसे भी ज्यादा हाई लेवल की हैं। अब आगे ये दोनों साथ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वही लड़की की एंट्री होती है जिसने पिछले एपिसोड में यांग काई को महंगी चीज दे करके उसे चूना लगाया था। ये लड़की काफी ज्यादा शातिर होती है। इसे देखते ही यांग काई समझ चुका था कि अगली बार जब मैं इससे मिलूंगा ना तो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा। इसे देखते ही यहाँ पे यांग काई पहचान जाता है, लेकिन अब इस सिचुएशन में वो उससे दूर बच के कहाँ भागता। लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो भी लिंगशॉ पैविलियन की ही एक डिसाइपल है। उसका नाम लाना है और उसकी कल्टीवेशन लेवल न्यूमेटिक रिल्म के 7th लेवल पे है। आगे लाना यहाँ यांग काई से पूछती है कि क्या तुम तीनों दोस्त हो। इस पे यांग काई उसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम दोस्त नहीं बल्कि अभी अभी मिले हैं। अब यहाँ लाना के साथ सबका इंट्रोडक्शन हो चुका होता है। जैसा कि लाना अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में सबको ले लेती है, वो उनसे कहती है कि तुम सब में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिल्म में मैं ही हूँ, इसीलिए अब तुम सभी को ही मैं आगे लीड करूंगी और हमें रास्ते में जो भी ट्रेजर्स मिलेंगे, जिसने जितना भी एफर्ट लगाया होगा उसके हिसाब से हम बंटवारा कर लेंगे। यहाँ यांग काई इसकी चाल को समझ चुका होता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़की वाकई में काफी ज्यादा शातिर है, सबसे ज्यादा लास्ट में यहाँ पे पहुँचने वाली है और अभी देखो ये हम सबको लीड कर रही है और ये भी कहती है कि उसके मुताबिक हम ट्रेजर्स को बांटेंगे। आगे लाना उनसे कहती है कि हर घंटे में हम अपनी लीडरशिप चेंज करते रहेंगे। इसकी लीडरशिप में जो ट्रेजर मिलेगा उस लीडर को उसे ज्यादा रखने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे वो जो योंग होता है वो पूरी तरह से लाना से इम्प्रेस हो जाता है। उसे कहता है कि मैं यहाँ पे लीड नहीं करूंगा, मैं तो इंटायरली तुम पे ही डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए मेरे ट्रेजर्स को भी तुम ही रख लेना। आगे यहाँ पे जो शुआंगी होती है वो यांग काई की चिंता समझ जाती है और उसे कंसोल करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम भी अपनी मेहनत से एक न एक दिन एरोडायनेमिक रिल्म में जरूर पहुंच पाओगे। यांग काई यहाँ सोचने लगता है कि ये है तो एक दूसरे सेक्ट की डिसाइपल, हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए कितनी ज्यादा वरीड है। यांग काई को जैसा हम जानते हैं कि वो भीड़ चाल चलने वालों में से नहीं है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अपने खुद ही एक अलग राह डिसाइड करता है। इसीलिए वो इन तीनों से कहता है कि तुम लोग आगे चले जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, मैं बाद में तुम लोगों को फॉलो अप कर लूंगा। यहाँ पे यौन उससे कहता है कि तुम इन पत्थरों को ट्रेजर समझ रहे हो, ये कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये यांग और यिन स्टोन है। इन्हें उठाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये तुम्हारे आगे की जर्नी में सिर्फ बोझ ही बनेंगे। लाना भी उसे यही कहते हैं कि इन पत्थरों को ले जाना सिर्फ तुम्हारे लिए एफर्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा और ये तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ के अलावा कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है। जिसपे यांग काई उसे ये कहते हुए उन स्टोन्स को पिक करने लगता है। स्टोन मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, अगर हम किसी खतरे में पड़ जाते हैं तो यही स्टोन्स हमारी मदद करेंगे। भले ही इन्हें अपने साथ ले जाना मेहनत का काम है, लेकिन इससे हम आने वाले खतरे को रोक सकते हैं। लाना ये कहते हुए कि तुम जैसा ठीक समझो, हम तो आगे निकल रहे हैं। तो यांग काई को छोड़ते हुए वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यांग काई जल्द उन सारे स्टोन्स को पिक कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं एक यांग एनर्जी को स्टोर करने वाला कल्टीवेटर हूँ और इन स्टोन्स की एनर्जी को कैरी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
ये एनर्जी स्टोन्स उसे ढो करके नहीं बल्कि उसके शरीर में ऑब्जॉर्व होकर के आगे जाएंगे। जैसे ही यांग काई उन सारी स्टोन एनर्जी को पिक करने लगता है, उन स्टोन से जो यांग एनर्जी निकलती है उसके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगती है। तो दूसरी तरफ लाना उन दो बंदों के साथ आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे ब्लडी बैटल गैंग का एक और डिसाइपल दिखता है। वो उस डिसाइपल से बात कर पाती इससे पहले ही वो डिसाइपल उन्हें चुप करने का इशारा करता है। आगे जब लाना करीब जा करके देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें इस गेम में सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था। उन्हें अपने सामने बहुत बड़े रॉक मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं कि दूसरे डिसाइपल्स पे हमला करके उन्हें मार चुके थे। ये जो रॉक मॉन्स्टर्स होते हैं ये इन्हें भी देख लेते हैं और इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यांग काई ने अभी थोड़ी देर पहले जो होशियारी का काम किया था वो उसी यांग एनर्जी का यूज करता है इन रॉक मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए। लेकिन अब उन रॉक मॉन्स्टर का क्या होता है ये हम आगे जान पाते हैं कि एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टाइम पे खत्म किया गया है। आगे जानने के लिए इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको ज्यादा भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।